आस का मतलब होता ओठ हाथ से लेकर काकल तक इन्होंने भाव दिया है, नवी व्याकरण है ना। उच्चारण स्थान आस का तात्पर्य दिया जाता है, प्रयत्न का मतलब होता है क्रिया, वो भी कैसा आभ्यंतर, सवर्णम मतलब सवर्ण से, यानी जो परिभाषा आपने लिखा थी वर्णों का उच्चारण स्थल और आभ्यंतर एक ही हो या एक समान हो, उनकी आपस में क्या होती है, सवर्ण। अब ऐसी स्थिति में यहाँ ग्राफ दिया गया, छोटा बड़ा स्वरूप को माना है ना, ग्राफ ही होने दिया। जैसे आपका नासिक को क्या है, आपका दो बार मानेंगे जी, और अभी इतना आप जानिए, ये तीनों स्वर हैं ए ऐ और ओ औ, ए ऐ और ओ औ, इनकी सवर संज्ञा नहीं होती। ए ऐ ओ औ की सवर संज्ञा नहीं होती। कारण क्या, विपरीत स्वराणाम तो है, आभ्यंतर यत्न इनका एक ही है, लेकिन जब हम उच्चारण स्थल में जाते हैं तो ए ऐ का क्या क्या हो जाता है, आदितार्थ हो जाता है, ओ का कंठ, यानी दो दो उच्चारण स्थल दिखाई पड़ते हैं, एक ही उच्चारण स्थल होता और एक ही आपका अभ्यंतर यत्न होता, तब तो इनका आपस में सवर संज्ञा होता। लेकिन यहाँ इसके जो उच्चारण स्थल है दो दो दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ इनकी सवर संज्ञा नहीं होती। इसके बाद आपका पड़ जाता है कु, चु, तु, तु। अब कु, चु, तु, तु में आपका जो पंचमाक्षर है, काका अंगा, चु का या, तु का ड़ा, तु का ना और पु का मा। अब जो आपके पंचमाक्षर है इनकी भी दो दो क्या पाई जा रही है, एक तो यहाँ अलग अलग है और दूसरा उदाहरण देखेंगे तो यमुना नाम है ना। तो जब का वर्ग के साथ उनको लिया जाए, इनकी सवर संज्ञा होगी और का वर्ग के साथ ना लिया जाए तो इसकी सवर संज्ञा नहीं होगी, यानी नासिक के बल के रूप में जब लिया जाएगा तो उसकी सवर संज्ञा नहीं होगी। लेकिन आपको विसर्जनीय के नाम से लिया जाएगा सवर संज्ञा होगी, समझ गए ना। तो अब यहाँ पे इनका अगर हम देखते हैं उच्चारण स्थल, यहाँ पर देख लें उच्चारण स्थल, आपका क्या है उच्चारण स्थल, कंठ है, इनका क्या है तालु है, उनका क्या है ओष्ठ है ना, इधर क्या है कंठ है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, कितनी बात समझ आई? हाँ जी, हाँ, छोटा बड़ा स्वर का भी और इसका भी। अब यहाँ इसका हम क्या देखेंगे, इसके बाद बनाना नहीं, वो समझ लीजिएगा, ये भी समझ जाओगे। अब इसका अभ्यंतर यत्न क्या है, विपरीत, क्या है विस्वरण, इन सब का विपरीत हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए को क्या है, यहाँ भी स्पृष्ट, यहाँ भी स्पृष्ट, यहाँ भी स्पृष्ट, यहाँ भी स्पृष्ट, है ना। अब एक ही उच्चारण स्थल पर एक ही अभ्यंतर यत्न नहीं था ना, जिन वर्णों का उच्चारण स्थल और अभ्यंतर एक ही हो, उनकी क्या होती है आपस में सवर संज्ञा। अब सवर संज्ञा जब हो जाएगा तो आप ये मान के चलिए का, जैसे का में कितने बार आते हैं, अब यहाँ जरूरत पड़ने पर किसी भी वर्ण के स्थान पर किसी भी वर्ण को रखा जा सकता है ना, इतनी बात समझ में आई। अब इसमें ए आए ओ औ, इसको सवर संज्ञा किस तरह को नहीं रखा गया, क्योंकि इसके दो दो उच्चारण स्थल हो रहे, जबकि शब्द ये है
कि कम से मतलब एक ही उच्चारण स्थल हो, एक ही यत्न हो, नहीं है ना, एक ही उच्चारण स्थल हो और एक ही यत्न हो, कभी उन दोनों के आपस में सबड़ संज्ञा हो। इतनी बात समझ आई। अब उच्चारण और ये अभ्यंतर यत्न तुलनात्मक की दृष्टि से ये देखा गया कि सब में कम से कम दो गण हैं, दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक नियम इन्होंने बना दिया, कम से कम दो गण होने चाहिए। जब दोनों का तुलना किया जाए उच्चारण स्थल और अभ्यंतर यत्न का, तो कम से कम कितने गण होने चाहिए? दो गण। अब ऐसी दृष्टि में यहाँ तक जब हम बात किए तो हमारा ए ऐ ओ औ ये सबड़ संज्ञा की स्थिति से बहिष्कृत हो गया। अभी कुछ स्वर ऐसे जिनका जिक्र यहाँ नहीं हुआ, वो कौन से हैं? री और री, री और री। अब री की तो उच्चारण स्थल अगर इस तरह देखा जाए, री का उच्चारण स्थल क्या है? मूर्धा है ना, और अभ्यंतर यत्न विवृत है। री का उच्चारण स्थल क्या है? अभ्यंतर यत्न विवृत है ना। तो ऐसे स्थिति में री को तो हम मान सकते हैं क्योंकि छोटी री बड़ी री चलता है, लेकिन री का दीर्घ नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में पाणिनि ने एक सूत्र दिया, री री बलियो मिठा सागरम, है ना, करे री और री बल की परस्पर सबड़ संज्ञा, मिठा मतलब परस्पर, है ना, करे री तथा री बल की परस्पर सबड़ संज्ञा होती है। तो सूत्र के तहत आपका री और री की क्या मानी गई? सबड़ संज्ञा, है ना। तो री का उच्चारण स्थल हालांकि अलग है, री का अलग है, लेकिन यह तो देखा जाए यहाँ पर क्या है आपका, है ना। अब यहाँ पे देखिए री का अगर उच्चारण स्थल देखिए तो क्या हो जाएगा? मूर्धा। री का देखिए क्या हो जाएगा? तो ऐसी स्थिति में री का एक ही उच्चारण स्थल है, री का एक ही उच्चारण स्थल है और री का एक ही यत्न है, री का भी एक ही यत्न है। अब री का ह्रस्व और दीर्घ दोनों हो रहा है ना, तो ये ऑटोमेटिक क्या था? सबड़ संज्ञा था, ये तब था, है ना। री जो है हमारा इसका दीर्घ नहीं बनता है, इसलिए सबड़ संज्ञा का द्योतक नहीं था। लेकिन इसके क्रियाकलाप क्या? री जपर में हो रहा था, री जपर में हो रहा था, इसलिए पाणिनि ने इसकी क्या कर दी? सबड़ संज्ञा एक सूत्र देकर री री बलियो मिठा सागरम, यानी पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो ए ऐ और ओ इनकी आपस में सबड़ संज्ञा नहीं होती, बाकी सभी वर्णों की, है ना। बात सुनना, और सभी वर्णों की आपस में नहीं करेंगे। आ का बड़ा आ के साथ, ई का बड़ी के साथ, उ का बड़ा उ के साथ, री का बड़ी री और री के साथ, है ना। अगर कहीं गया री का सबड़ी है, बड़ी री नहीं, दोनों कोई नहीं, बड़ी री और री दोनों हो जाएंगे, है ना। और कुछ छोटा आपका सबड़ी है, बड़ा हो जाएगा, बड़ा बन गया ना। तो अब एक चीज और जरा जानी, अब जैसे यहाँ पे कहा गया आपको विसर्जनीय नाम, समझिएगा, आपको विसर्जनीय नाम अब यहाँ पे छोटा आ बड़ा आ, वो बोले तो कावल, हाँ बोले तो केवल हाँ, विसर्ग बोले तो केवल विसर्ग। अब यहाँ पे कावल में कितने बड़े दिख रहे हैं? 5। आया छोटा बड़ा में 2, ये बेचारा अकेले, ये बेचारा 5। अब इसका अगर हम क्या देखें, अभ्यंतर यत्न देखें तो हाथ अभ्यंतर यत्न क्या है? ईसत विवृत। अब ईसत विवृत में स्व और इधर कंठ में हा आया। अब जब दोनों का कंपेयर करते हैं तो हा का एक ही अभ्यंतर यत्न है, हा का एक ही उच्चारण है ना। तो ऐसे में कंपेयर करें दोनों को सबड़ की संज्ञा देनी चाहिए थी, लेकिन शर्त क्या हो गया? कम से कम 2 वर्ण होने, अब 2 वर्ण नहीं है, इसलिए इसकी आपस में सबड़ संज्ञा नहीं। समझ गए ना? क्लियर? तो 2 वर्ण होने से दोनों को मिलाकर कंपेयर करेंगे।
यानी कुल मिला के स्वरों में ए ऐ ओ औ और व्यंजनों में आपका किसका मिश्र वर्ण और अंतस्थ इनकी समझ संज्ञा समझ में आया? क्लियर हुआ? तो कुल मिला के आपको बस इतना ही करना है, एक ही अभ्यंतर हेतु हो, एक ही उच्चारण स्थल हो और कंपेयर में कम से कम 2 वर्ण होने, तुलना में कम से कम 2 वर्ण। समझ गए ना? तो उनके आपस में सबल संज्ञा मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। और जिन वर्णों की सबल संज्ञा हो जाती है वह वर्ण एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। समझ गए ना? काका सवर्णी का नाम होता है, काका सवर्णी आपका का पांचों में है ना? का के सभी वर्ण। चा का सवर्णी है तो चा वर्ग के सभी वर्ण, का का सवर्णी तो का वर्ग के सभी वर्ण, है ना? अगला सूत्र लिखेंगे अब यहाँ देखिए रील में वर्णियों मीठा, यहाँ पे इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा री प्लस री प्लस वर्णियों प्लस मीठा प्लस सवर्णम प्लस अब यहाँ जो मीठा है, मीठा का तात्पर्य किससे होता है? री री घड़ियों घड़ियों का अंतर है षष्ठी देवचन री और री वर्ण की मीठा यानी परस्पर सावर्ण वाच्य यानी सबल संज्ञा कही जाती, यानी री री वर्ण की परस्पर सबल संज्ञा कही जाती है। इसके तहत हम इसको रखते हैं री और री। नहीं परस्पर लिया गया है किताबों में तो भी मान सकते हैं। बाकी वर्ड की परस्पर सबल संज्ञा होती है, उसके टाइप इसमें रखा गया, सबल में रखा गया। तो आइए देखिए अगला क्या है, माध्यम अच्छा ये सब जोड़ करके आपका जो विचार किया गया है ना,